दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा चरण मुस्लिम आरक्षण पर छिड़े सियासी रण के बीच होने जा रहा है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल यह है कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। इसके दो सवाल हैं दोस्तों जो आप हमसे लगातार मुझसे पूछते आ रहे हैं। पहला सवाल है, जहां कांग्रेस की सरकार है क्या वहां ओबीसी से छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनी तो क्या भारतीय सेना में भी मुस्लिम आरक्षण लागू होने वाला है? इन दोनों सवालों का आज मैं जवाब दे रहा हूं। दोस्तों, इन दोनों सवालों का आधार क्या है? आधार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 13% मुस्लिम आबादी वाले कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ओबीसी के रिजर्वेशन में से मुसलमानों को आरक्षण दे रही है, यानी पिछड़ी जातियों का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। दूसरा सवाल का आधार यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आशंका जताई है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सेना में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दावों पर कांग्रेस क्या कह रही है और मुस्लिम आरक्षण का सच क्या है, इसे आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन पहले दावों और सफाई का जो एग्जैक्ट फाइटिंग है, जो कौन क्या कह रहा है, उसको आप समझ लीजिए और एक सीक्वेंस देख लीजिए। और उन्होंने क्या पाप किया है, आप हैरान हो जाओगे। ओबीसी के हक पर डाका डाला है, धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जा रहा है। ये आप सहन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में जहां भी जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। ये कर्नाटका ने क्या किया? दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी को आखिर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट मिल गया जिसके आधार पर पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कर्नाटका में जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं, सभी जातियों को रातों रात एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया, रातों रात। और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। ओबीसी के हक पर डाका डाला है। कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है। अब इस डॉक्यूमेंट को देखिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की मांग पर मुस्लिम आरक्षण का हिसाब दिया है। कर्नाटक सरकार के इस डॉक्यूमेंट में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की 5 श्रेणी है और कुल 32% आरक्षण का प्रावधान है। कैटेगरी 1 में 4% आरक्षण है। इनमें कुल 391 जातियां हैं, जिनमें 17 मुस्लिम जातियां हैं। कैटेगरी 2A में 15% आरक्षण है। इसमें 393 जातियां हैं, जिनमें 19 मुस्लिम जातियां हैं। और कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण दिया जाता है और इसमें सभी मुसलमान शामिल हैं। मुस्लिमों के लिए यही 4% आरक्षण सियासी रण की वजह बन गया है। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा है कि कर्नाटक में 4% भी नहीं, मुस्लिमों को 16% आरक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। उसमें ऐसा है कि 4% आरक्षण मुस्लिम भाइयों को है ओबीसी कैटेगरी में, कैटेगरी B2 में। तो यहाँ पर उन्होंने मेडिकल में 930 सीटें आई है पीजी की, उसमें से 150 सीटें मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजन को गई है ओबीसी कैटेगरी में। अब 930 में से 150 सीटें गई है, इसका अर्थ है कि आपने 16-17% दे दी, 4% देना था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार के जवाब का एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है साल 2022 के अध्यादेश के हिसाब से एससी के लिए 17%, एसटी के लिए 7% और ओबीसी प्लस माइनॉरिटी को मिलाकर 32% आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने पीएम मोदी को भी जवाब दिया। सिद्धारमैया ने कहा
पीएम मोदी का ये दावा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग और दलित समाज से आरक्षण कोटा लेकर मुस्लिमों को दे दिया है, ये सफेद झूठ है। जो कर्नाटक को लेकर आरक्षण की बात की है प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल झूठ बोला है। ये कर्नाटक में आरक्षण 1994 में लागू हुआ था, 30 साल हो गए हैं। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का अब सच जान लीजिए। साल 1994 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए ओबीसी की आरक्षण सूची में अलग से 2B कैटेगरी बनाई थी। साल 2023 में बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% का आरक्षण खत्म कर दिया था। दोबारा जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने फिर से मुस्लिम आरक्षण लागू कर दिया और इसी आधार पर बीजेपी दावा कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई तो देश भर में मुस्लिम आरक्षण लागू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की हकीकत मैं आपको सामने दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अब मैं आपको देश के दूसरे राज्यों में मुस्लिम आरक्षण के आंकड़े दिखाना चाहता हूं। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से करिएगा। तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण है। इसे केसीआर सरकार ने साल 2014 में लागू किया था, वो अब भी लागू है। दोस्तों, तमिलनाडु में 3.5% मुस्लिम आरक्षण है। इसके लिए डीएमके सरकार ने साल 2007 में अलग से एक कैटेगरी बनाई थी। केरल में सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण है और इस आरक्षण को साल 1957 में वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने ही लागू किया था। आंध्र प्रदेश में साल 2004 के दौरान कांग्रेस सरकार मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इस वजह से यह लागू नहीं हो पाया। दोस्तों, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए 10% का आरक्षण है। इसे उस समय की कम्युनिस्ट सरकार सीपीआईएम की ही थी जो लागू करी थी। इसे साल 2010 की बात है। लेकिन अब बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है और इस समय खुद को मुसलमानों की मसीहा के तौर पर वो पेश कर रही है। दोस्तों, मतलब बात दरअसल क्या है? कांग्रेस पर सिर्फ ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप नहीं लग रहा है। आरोप यह भी लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सेना में भी मुस्लिम आरक्षण लागू किया जा सकता है। और यह दावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कार्यक्रम के दौरान कर चुके हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली में लोगों से कहा कि कांग्रेस आपकी नौकरी छीनकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयान ध्यान से सुनिए। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। दोस्तों, मतलब साफ है कि कांग्रेस इस वक्त बैकफुट में दिख रही है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे। तो क्या सेना में भी मुस्लिम आरक्षण लागू हो सकता है? इस चीज को आपको समझने की बहुत ध्यान से जरूरत है। अभी तक दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस खुलकर भी नहीं कह पा रही कि हां वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है और वो खुलकर यह भी नहीं कह पा रही कि मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में। दोस्तों, अब मैं दूसरे सवाल पे बढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, अब मैं दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ना चाहता हूं और वो सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लगातार
मुसलमानों को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण देने की गारंटी दे रही है दोस्तों। और दोस्तों ये 48 पेज का घोषणा पत्र है। इसके पेज नंबर 9 को ध्यान से आप देखिए दोस्तों। पेज नंबर 9 पे क्या लिखा गया है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। इस सरकारी नौकरी वाली बात को ही बीजेपी सेना में मुस्लिम आरक्षण से जोड़कर देख रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार के दौरान सच्चर कमेटी का गठन हुआ था, याद करिएगा, मनमोहन सिंह का हुआ दोस्तों। उन्होंने साल 2006 में रिपोर्ट दी थी और यह सलाह दी थी कि भारतीय सेना में मजहब के आधार पर गणना होनी चाहिए। यानी मकसद से यह पता चलता है कि सेना में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं। यह उस वक्त सच्चर कमेटी जो कांग्रेस शासन में बनी थी वो बताना चाह रही थी दोस्तों। यहीं तक नहीं, सेना में जाति धर्म के लिए ये सब जानते हैं कोई जगह नहीं होती। फौजी भारतीय फौजी होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता। हमारी सेना पर हमें गुरूर है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना है दोस्तों। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक है। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट आर्मीज में से गिनी जाती है और सैनिकों की संख्या में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में जाति धर्म पर सिर्फ रेजिमेंट के नाम रखे गए हैं, उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता दोस्तों। जिसके पास टैलेंट और जुनून है वो सेना में उसके लिए जगह है, जिसमें संपूर्ण देशभक्ति है। सेना में ना धर्म, ना जाति, ना संप्रदाय चलता है और ये मकसद देश हित के विरुद्ध है दोस्तों। राहुल गांधी अब वायनाड के बाद अमेठी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वायनाड में कल चुनाव है, वहां चुनाव होने के बाद अमेठी से उनके नाम का ऐलान कांग्रेस ऑफिशियली कर सकती है दोस्तों। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कहे जाते हैं। अगर कांग्रेस को उन्हें चुनाव लड़ाना है तो खुलकर ऐलान करना चाहिए, जैसे बाकी नेताओं के लिए किया जाता है। अमेठी को भी लेकर इतना सस्पेंस क्यों? और सवाल तो यह भी है दोस्तों कि आखिर वायनाड के बाद ही राहुल गांधी को अमेठी जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों आज ही एक और बड़ी बात आपने देखी होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अब चुनावी पारी की शुरुआत करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और इसके लिए वो अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने की पेशकश कर रही है, ऐसे कई कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। वैसे ये दोनों ही खबरें पिछले कुछ समय से आप मीडिया के अंदर देख रहे थे, पर बड़ी बात यह कि आज वापस से ये खबर जो है मीडिया के अंदर आई। आज की सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये दोनों नेता चुनाव में नामांकन से पहले शायद अयोध्या जा सकते हैं, वहां जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को राम मंदिर जाने की जरूरत कैसे पड़ गई, क्यों पड़ गई और वायनाड के बाद ही क्यों जा रहे हैं? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है दोस्तों, देखिए रिपोर्ट। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। क्या राहुल गांधी अब वायनाड के बाद अमेठी से भी ताल ठोकेंगे? क्या अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की तीसरी टक्कर होने वाली है? इन सवालों के हकीकत में बदलने की पूरी उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। दोनों नेताओं के नाम का ऐलान करने के लिए कांग्रेस पार्टी सही समय का इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि 27 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी इसका ऐलान कर सकती है। कल यानी 26 अप्रैल को वायनाड में चुनाव है, जहां से राहुल चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस वायनाड में वोटिंग खत्म होने का इंतजार कर रही हो, ताकि वायनाड के वोटों पर कोई फर्क ना पड़े। सबको भरोसा है कि राहुल गांधी जी एक शुभ घड़ी में, एक तय घड़ी में अमेठी आएंगे और अपना नामांकन करेंगे। शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर, भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका अयोध्या में राम मंदिर जा सकते हैं। नामांकन से पहले दोनों नेता रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। राहुल और प्रियंका के अयोध्या जाने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री
और अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर प्रहार किया है। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल प्रियंका से अपील की है कि राम मंदिर से पहले मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर जाएं। राजू दास ने ऐसा क्यों कहा, सुनिए। पहले अगर आप वाकई में सनातनी हैं, वाकई में हिंदुओं से आपको प्रेम है, वाकई में आपके सनातन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो आप तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आइए और वहां जल उठाइए। संकल्प लीजिए कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ है, वैसे ही शाही ईदगाह को हटाकर और भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण राहुल गांधी करेगा। अगर राहुल इस बार अमेठी में चुनाव लड़ते हैं तो ये लगातार दूसरी बार होगा जब वो 2 सीटों से मैदान में होंगे। 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। वायनाड से वो बम्पर वोटों से जीते थे, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। इस बार राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, इस पर अमेठी की जनता को सुनिए। रायबरेली भी अच्छा है। रायबरेली भी देखो, ये गांधी परिवार की कर्मभूमि है और गांधी परिवार का ही यहाँ से 1952 से लेकर अब तक का रिश्ता रहा है। कि अगर राहुल गांधी अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर तय कर लेते हैं तो स्मृति ईरानी के सामने बड़ी मुश्किल आएगी। अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा? अमेठी में तो उनके नाम के पोस्टर लगे थे और वो खुद अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। उधर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव से दूर हैं और इसीलिए कांग्रेस रायबरेली से गांधी परिवार के ही सदस्य को उतारना चाहती है। स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है उसके हिसाब से हमें बेहतर लग रहा है कि बहुत बढ़िया किया है। किसी के लिए मुश्किल नहीं है, दोनों चीजें हो सकती हैं। दीदी भी फाइट कर सकती हैं और राहुल जी भी कर सकते हैं। हमेशा से ये गांधी परिवार की सीट रही है, बिल्कुल आसान होगा। मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका 1 से 3 मई के बीच नामांकन कर सकते हैं। उसी दौरान वो दोनों नेता अपने अपने इलाकों में जाएंगे और वहां वोटरों से मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या न लड़े, कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल अभी है दोस्तों। अभी तक कोई कांग्रेस नेता खुलकर नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से ऐलान में वो कह रहे हैं भाई देरी है, कह रहे कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं। दोस्तों अब तक कांग्रेस की 19 लिस्ट आई है, अभी तक अमेठी सीट का ऐलान नहीं हुआ है। कल वायनाड में चुनाव, राहुल उम्मीदवार है वायनाड में। क्या वोटिंग खत्म होने के बाद ये इंतजार कर रहे हैं, जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद ये डिक्लेयर करेंगे? दोस्तों वायनाड में वोट ऐसे क्या है डेमोग्राफी जिसके कारण गांधी फैमिली, कांग्रेस पार्टी ओपनली नहीं डिक्लेयर करना चाहती कि राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी को वायनाड के बाद अमेठी आना पड़ रहा है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसला कर रही है। दोस्तों यूपी के दूसरे लड़के, ध्यान दीजिए, यूपी के दूसरे लड़के अखिलेश यादव को भी आखिर लोकसभा चुनाव में उतरना ही पड़ा है। दोस्तों 2 दिन पहले तक कन्नौज की सीट पे तेजप्रताप यादव का नाम ऐलान किया गया था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव खुद मैदान में आए और अचानक ये पता चला कि वो नामांकन दाखिल करेंगे। सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव मैदान में क्यों आना पड़ा? दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूं और ये इंपॉर्टेंट बात है। अमेठी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती, रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर कम हो रहा है और कन्नौज की सीट भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1% वोट शेयर से जीती। मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। सांप्रदायिक चेहरे को, उसको यहाँ से चुनाव हराकर उत्तर प्रदेश से सदा सदा के लिए आतंकवादी समर्थक सांप्रदायिक राजनीति को दफन कर देना। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे।
अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। 2014 और 19 दोनों में कन्नौज की सीट पे सिर्फ 1% के लगभग वोट मार्जिन थी दोस्तों, और अमेठी की सीट में भारतीय जनता पार्टी 50% की वोट पे पहुंची और रायबरेली में कांग्रेस का वोट 70% से घट के दोस्तों 50%, 55% पे आ गया। श्रीनगर का लाल चौक, ये नाम सुनकर कुछ साल पहले तक सिर्फ दिमाग में एक ही तस्वीर आती थी कि वहां आतंकी हमला होने वाला है, होगा, इससे सचेत रहिए। लेकिन अब लाल चौक पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। पहले बम और गोलियां चलती थी, लेकिन अब ढोल नगाड़े और उत्साह के साथ लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं श्रीनगर के लाल चौक की दोस्तों, ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहली तस्वीर 2014 से पहले की है, जब सामान्य दिनों में श्रीनगर के लाल चौक पर कड़ी सुरक्षा होती थी, क्योंकि श्रीनगर के इस मुख्य चौराहे पर कभी भी आतंकी हमला हो जाता था। आतंकवादी गोलियां बरसाकर निकल जाते थे। स्थानीय लोग चुनाव से दूर रहते थे। उन्हें डर लगता था कि चुनावी रैलियों में दिखने पर आतंकी गोली ना मार दे। लेकिन अब श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर बदल चुकी है। अब बिना डरे श्रीनगर के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, लोकतंत्र के पर्व का जश्न मना रहे हैं। यही तो बदलाव है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आया है। श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कभी दहशत की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां पर लोकतंत्र के पर्व का जश्न मन रहा है। लाल चौक का घंटाघर, जिसने बीते 3 दशकों में सैकड़ों देश विरोधी प्रदर्शनों को देखा है, वो पहली बार जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार देख रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के श्रीनगर से उम्मीदवार वाहिद अल रहमान ने लोकसभा चुनाव के लिए ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। श्रीनगर में आज नामांकन पत्र भरने 2 बड़ी पार्टियां यहां की पहुंची है और इस वक्त जो आप नाच गाना देख रहे हैं वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी वहीद परा के समर्थक है। आप देखिए कैसे नाच गाकर वहीद परा जो है श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन पत्र को दाखिल किया। एक वक्त हुआ करता था जब लाल चौक और श्रीनगर के दूसरे इलाकों में पत्थरबाजों का राज हुआ करता था। प्रशासन को पत्थरबाजों को शांत कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों को उकसाती थी, पत्थरबाजों का रक्षा कवच बन जाती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर बदल गया है। अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी लाल चौक के घंटाघर पर चुनाव की खुशियां मना रही है। उनके नेता जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि महबूबा जी का जो स्टांस है, महबूबा जी की आवाज़ है, जो उनकी बात है, वो उसकी नुमानी उसके लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, एतमाद मांग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि महबूबा जी और उनकी टीम तीनों सीटें लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे। अब तो कश्मीर के युवा भी लोकतंत्र का गुणगान गा रहे हैं। कश्मीर के युवा तो ये भी मान रहे हैं कि कश्मीर में बीते कुछ सालों में विकास बढ़ा है। अगर हम देखेंगे कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, नो मैटर नो इशू, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं हर जगह डेवलपमेंट हुई है। डेट्स वाई कि हमें पता है हमारी जो आवाज़ है इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जो दिल्ली में ले जाएगी वो वही पर है इंशाल्लाह। इसी को जरूर इंशाल्लाह आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर के आवाम से यही रहेगी कि आप निकलो, अपना वोट कास्ट करो, जिसको भी चाहे कास्ट करो, चाहे एनसी को, पीडीपी को, लेकिन अपना वोट आज कास्ट करो। एक ज़माना यहाँ पे होता था जब यहाँ पे बाइकाट होता था, आपको भी बखूबी पता है। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। कल दूसरे चरण के चुनाव में जम्मू लोकसभा सीट पर वोटिंग होने वाली है दोस्तों। वोटिंग से पहले जम्मू में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस, अर्ध सैनिक बल के जवानों ने जम्मू शहरों की सड़कों का जायजा लिया, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फ्लैग मार्च जम्मू के वोटरों को ये बताने की कोशिश है कि वो बिना डरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये फ्लैग मार्च देश के उन दुश्मनों को भी संदेश है जो लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने की मंशा पाले हुए हैं। दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर में अगर आप बात करें
चुनाव तो हो ही रहे, पर ओवरऑल 88 सीटों पर दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ये 88 सीटें देश के 13 प्रदेशों में है। 88 सीटों पर इस बार कुल 1206 उम्मीदवार है। केरल की सभी 20 लोकसभा सीट पर कल चुनाव होने वाला है। दूसरे फेज के 5 वीआईपी उम्मीदवार कौन कौन है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर त्रिवेंद्रम से चुनाव लड़ रहे हैं, ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक संकट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। संकट का सीजन कभी खत्म नहीं होता, कभी आटा नहीं मिलता, कभी पाकिस्तानी एयरलाइन अपने 50 पैसेंजर्स को भूलकर चली आती है, तो कभी दवाओं की शॉर्टेज हो जाती है। आज हम इसी सवालों का और इसी सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, जिसका जवाब मैं आपको देने भी वाला हूं कि भाई क्या पाकिस्तान में अब दवा के लिए भी दंगा होने वाला है। दोस्तों, पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान में इस समय दवा दुकानों से मेडिसिन गायब हो गई है। पाकिस्तान में 1-2 नहीं 30 जरूरी दवाओं की कमी हो गई है। एंटीबायोटिक, शुगर, दिल की बीमारी और कैंसर की दवा मिलने पर भी संकट हो गया है। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। लोग दोगुने दाम देने पर भी मजबूर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान पर जब भी संकट बन जाता है तो वो भारत की तरफ देखता है। पिछले कुछ सालों से भी यही हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देती है, पर जब भी उन्हें दवा की जरूरत होती है तो वो भारत के सामने हाथ फैलाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। दोस्तों ध्यान से देखिए। पिछले एक समय में पाकिस्तान ने भारत से 782 करोड़ की दवाएं इंपोर्ट करी। हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर कंप्लीट बैन लगा दिया था और खुद ही इस बैन को खत्म करने के लिए मजबूर हो गया। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने भारत से दवाइयों का इंपोर्ट लगभग दोगुना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी दवाइयां खुद नहीं बनाता है। इस समय दोस्तों बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस समय 25 करोड़ पाकिस्तानी दवा के लिए भी भटक रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पास दवाई नहीं है और उन लोगों को शाबाश नहीं बल्कि भारत से मदद मिलने की उम्मीद है। भारत दवा देगा तभी पाकिस्तानियों की जान बचेगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान में दवाओं के लिए हाहाकार मच गया है। पाकिस्तानी अस्पतालों में भी दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं। शुगर, बीपी, दिल की बीमारी की दवाएं खत्म हुई तो शहबाज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। जल्द ही पाकिस्तान में एक बार फिर भगदड़ मच सकती है। पाकिस्तानी पहले आटे के लिए मारपीट करते थे और अब वहां दवा संकट पर दंगे होने की आशंका है। पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों में डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली दवाओं की शॉर्टेज है। बताया गया है कि पाकिस्तानी दवा दुकानों पर इस समय वही दवाएं मौजूद हैं जो पहले इंपोर्ट की गई थी, यानी हाल फिलहाल में बाहर से दवाइयों की सप्लाई करीब करीब ठप है। दवा संकट की एक वजह है कोविड महामारी के बाद दवाइयों की बढ़ी डिमांड। पाकिस्तानी सरकार इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी दवा कंपनियों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने की वजह से कुछ दवाएं नहीं मिल रही। असल में पाकिस्तान सरकार ने दवाओं की कीमत तय कर दी है, पर डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान में दवा लाने का खर्च उसकी एमआरपी से भी ज्यादा हो गया है। दावा यह भी है कि पाकिस्तान के खजाने में डॉलर बहुत कम बचे हैं और सरकार दवाएं खरीदने के बदले संकट बढ़ने दे रही है। पाकिस्तानियों को लगता है कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। शहबाज को पीएम बने 2 महीने बीतने से पहले ही बाजारों से दवाइयां गायब हो गई हैं और पाकिस्तानियों को इसमें नया घोटाला दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका को डर है कि रशिया अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अंतरिक्ष में परमाणु जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों याद है आपको मैंने कहा था चीन भी ऐसी कोशिश चांद पे कर रहा है। दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध अंतरिक्ष में होने की खबर सीधे यूएन से आई है। अमेरिका ने स्पेस में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की बात कर रही है दोस्तों। जी हां, अमेरिका कह रहा है ऐसा रूस कर सकता है दोस्तों। अब ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है पूरा समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अमेरिका को दोस्तों डर है कि रशिया ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार भेजने की तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों।
दुनिया में अब तक किसी देश ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात नहीं किए हैं। स्पेस में परमाणु हमला होता है अगर स्पेस से, तो सैटेलाइट को भी जैम और बर्बाद किया जा सकता है। इस समय अमेरिका के पास भी न तो स्पेस में परमाणु हमला करने की ताकत को रोकने की क्षमता है, न ही अपने सैटेलाइट को रूस से बचाने की क्षमता है अगर वो परमाणु हथियार स्पेस में डिप्लॉय करता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट दोस्तों, क्या अगली बार दुनिया में युद्ध की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि स्पेस से होगी? बाइडेन को पुतिन के हथियारों से कितना डर लग रहा है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए कि अब वॉरफेयर का फोर्थ डिमेंशन अंतरिक्ष बन गया। दोस्तों, रूस के हथियारों का टारगेट अमेरिका के सैटेलाइट पर से। अमेरिका के डर की वजह समझिए। धरती पर अमेरिका चाहे तो अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में किसी देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है। यानी अंतरिक्ष में हमला करने वाले देश को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। बाइडेन को डर है कि पुतिन ने स्पेस में परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर ली है। रूस ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यह परमाणु हथियार कैसा होगा, इसकी ताकत कितनी होगी, इसके बारे में अमेरिका कई तरह के अनुमान लगा रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के कुछ सीक्रेट सैटेलाइट्स लॉन्च होने के बाद दावा किया कि पुतिन ऐसा हथियार बना रहे हैं जो धरती की कक्षा में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। ये एक परमाणु हथियार होगा जो मिलिट्री और कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। यानी इंटरनेट और मोबाइल फोन का नेटवर्क एक झटके में खत्म हो सकता है। अमेरिका का दावा है कि ये हथियार सैटेलाइट को अंधा कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उड़ा सकते हैं। बाइडेन सरकार को डर है कि रूस जल्द ही अपने इस हथियार का प्रदर्शन कर सकता है और अमेरिका के पास कोई जवाबी हथियार तैयार नहीं है। इस समय अमेरिका और रूस की मिलिट्री पावर में एक संतुलन है। दोनों एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, पर पुतिन की ताकत बढ़ी तो दुनिया में ताकत का बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर स्पेस में परमाणु हथियार होंगे तो उनका टारगेट सैटेलाइट हो सकते हैं। अगर रशिया ने अमेरिका के सैटेलाइट पर हमला किया तो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह हो सकता है। आपके मोबाइल का जीपीएस काम नहीं करेगा, मिलिट्री कम्युनिकेशन ठप हो जाएंगे। अमेरिका की निगरानी करने की क्षमता पर असर पड़ेगा और ऐसी स्ट्राइक से सुपर पावर अमेरिका के दशकों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अंतरिक्ष में परमाणु हमले से कितना नुकसान होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका और रूस समेत 130 से ज्यादा देशों ने 57 साल पहले अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात नहीं करने की एक संधि पर दस्तखत किए थे। चीन ने भी अपना नया मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो क्या ये भी परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी है? हालांकि अंतरिक्ष में खतरा करीब नहीं है, पर रशिया इस तकनीक को विकसित कर रहा है। हैरानी की बात है, रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिससे वो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं। इस समय अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं जो धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाकर किसी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकती हैं। इस तकनीक के बाद भी रूस को स्पेस में नए हथियार की क्या जरूरत है? इसका जवाब है धरती की कक्षा में मौजूद अमेरिका के सैकड़ों हजारों सैटेलाइट। रूस से ऐसे खतरे की बात सालों से हो रही है, इसलिए अमेरिका ने जवाब में सैकड़ों छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं ताकि अगर रूस कुछ सैटेलाइट्स पर हमला भी करे तो बाकी बच जाएं, जिनसे काम चलता रहे। शायद रशिया के टारगेट पर स्टारलिंक सैटेलाइट है, जिससे यूक्रेन को जंग में मदद मिल रही है। स्टारलिंक के सैकड़ों सैटेलाइट्स का नेटवर्क खत्म करने के लिए बड़े धमाके की जरूरत होगी। हालांकि रूस ने पहले ही ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात होना तय है, क्योंकि अगर किसी एक सुपर पावर ने हथियारों की तैनाती की तो अंतरिक्ष में इसकी रेस शुरू हो जाएगी और दूसरे देश अपने आप ही हथियार लॉन्च कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अभी इजराइल और हमास के बीच जंग जो है खत्म भी नहीं हुई। इसकी वजह है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक नया कोहराम मच चुका है। गाजा में युद्ध पर अमेरिका में महायुद्ध छिड़ चुका है। अमेरिका के एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में छात्रों ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, ये विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है, आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, वजह है गाजा में चल रहा युद्ध। जिस तरह से भारत में दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कई दिनों तक सड़कों पर कब्जा कर लिया था, उसी तरीके से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी
कोट अनकोट छात्रों ने टेंट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र अमेरिका में मांग कर रहे हैं कि वो जंग में इजराइल की मदद ना करे। अब तो वहां की पुलिस भी अमेरिका के छात्रों से किसी दोस्तों पेशेवर अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है, जैसे वहां छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। पर सवाल ये दोस्तों, क्या ये सच में छात्र हैं या कोई इनको पीछे से फंड कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के जिन कॉलेज में पढ़ना लोगों का सपना होता है, वहां ऐसे हालात हैं। अमेरिका के जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहां ये स्थिति है। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बीते कुछ दिनों से पढ़ाई की जगह नारेबाजी और गिरफ्तारियां हो रही हैं। अमेरिका में छात्रों ने सबसे बड़ा विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह की वजह है फिलिस्तीन का समर्थन। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कॉलेजों से सैकड़ों गिरफ्तारियां की जा रही हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों टेंट लगाए हुए हैं और वहां कॉलेज के बीचों बीच प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के किन किन यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी देख लीजिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इजराइल हमास जंग के कारण यहाँ कोहराम मचा हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन की आंच अमेरिका में 25 यूनिवर्सिटी तक फैली है। अमेरिका में छात्रों के आंदोलन की शुरुआत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों के गुट ने कैंपस में टेंट लगाकर प्रदर्शन की शुरुआत की थी। प्रदर्शनकारी 100 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये खबर अमेरिका में एक आग की तरह फैली और फिलिस्तीन समर्थन में प्रदर्शन अमेरिका के दूसरे विश्वविद्यालयों तक फैल गया। Z News।